गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रांसक्रिप्शन किया था। टुडे वी विल रीड अबाउट जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। So what do you mean by genetic code? All the information which is needed to be transferred to next progeny, it is in a coded form. In which form? Coded form, which is in the form of nucleotides. And as we know, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, उसकी यूनिट्स क्या है? अमाइनो एसिड. Now this code is to be translated in the language of अमाइनो एसिड so that हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड प्रोटीन्स और एंजाइम्स बन सके एंड सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन कर सके. तो हाउ इज इट ट्रांसलेटेड? देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस. विच वंस? ATGC. और RNA में इसमें किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? AUGC में. ठीक है. दे आर 4 बेसिस. और हमारे पास कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में? गेट बंद कर बेटा, गेट बंद कर. क्लोज द डोर. दे आर अब 21 हो गए हैं. वैसे दे आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है. और हमारे पास 4 पेयर है. तो हमारी बॉडी में क्या होगा? कोडोन्स बनेंगे. कोडोन. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द DNA और RNA, दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इसे हमें कन्वर्ट करना है इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स. कोडोन 1, 2, 3 से मिलके बनेंगे सिर्फ. ठीक है. 4 में से कोई भी 3, these 3 और these 3, है ना, कोई भी 3 चीजें मिलके बनाएगी और 4th विल बी एक्स्ट्रा. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे. जैसे कि हम मैथ्स में करते थे ना, जितने हैं 4n करके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो अगर हम 3 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है, तो A, B, G, A, G, लुक, इस तरह के हमें 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं. तो हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? हाँ, 64. क्लोज द डोर. लास्ट में बच्चे जो आ रहे हैं गेट बंद कर आओ. तो कितने बन जाएंगे? 64 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. और हमारे अमीनो एसिड कितने हैं? सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स. 20 अमीनो एसिड्स एंड 64 क्या है? कोडोन्स. 64 कोडोन से 20 अमीनो एसिड बनाने हैं. इसकी वजह से क्या होगा? इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड के. नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज यूनिवर्सल. यानी कि कोई भी कोड किसी भी अमीनो एसिड के लिए अगर कोड कर रहा है तो ह्यूमंस में भी वो सेम ही कोड करेगा, बैक्टीरिया में भी सेम, गोट में, हॉर्स में, डॉग्स, कैट्स, सब में वो सेम ही करेगा. इसके अलावा हमारे डिफरेंट ऑर्गन में या डिफरेंट ऑर्गनली में भी उसका सेम ही ट्रांसलेशन होगा. फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जनरली इट इज मोस्टली यूनिवर्सल. सेकंड इज अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है? कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, डिफरेंट को नहीं करेगा. यानी 1 कोड विल कोड फॉर ओनली अ सिंगल अमीनो एसिड. जैसे कि ये है, ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ज्यादा को नहीं करेगा. दिस थिंग इज कॉल्ड एज अनएम्बिगुअस. नंबर 3 इट इज डीजनरेसी. डीजनरेसी का मतलब क्या है? एक कोडोन तो एक ही अमीनो एसिड को करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स होंगे, है ना. ये आप नंबर से ही देख सकते हो. 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो यानी एक किसी के तो सेराइन के 6 कोडोन्स है ना. नाउ 4th एंड लास्ट इज इट इज कोमालेस.
कोमा लेस, यानी कि ये तो एक अमीनो एसिड आ गया, नंबर 1 अमीनो एसिड, नंबर 2 अमीनो एसिड एंड नंबर 3। इसको अगर एक सीक्वेंस में हमें लिखना है तो वी विल राइट इट एज ATGAGTTGA। अब ये रीड कैसे होगा, 3 के कॉम्बिनेशन में रेड होगा ये, लेकिन बीच में एज सच कोई भी पंचुएशन या कोमा या कुछ भी नहीं है। दीज आर नॉन ओवरलैपिंग एंड कोमालेस, यानी कि अगर ये आप सीक्वेंस दोगे ना mRNA को तो ये ऐसे ही रीड करेगा, ये कभी भी यूं रीड नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, कभी भी एक सीक्वेंस में ही रीड होगा। यस यू स्टैंड अप। हाँ जी, आप जिसको बोलता है वो कभी स्टैंड अप नहीं होते हैं ना, आसपास वाले बेचारे सारे परेशान हो लेते हैं। बेटा मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्बिगुअस? जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? यू स्टैंड अप। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? हाँ जी, डीजेनरेसी का मतलब क्या है बताओ। हाँ जी, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है बेटा? अभी आपके बैचमेट ने बताया। एक अमीनो एसिड से कोड करेगा, एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना? लिसन अगेन, there are 4 characteristics of our, sit down, of our genetic codes. Number 1 is it is universal for all the organisms to all the cell organelles. कोई पर्टिकुलर जेनेटिक कोड जो होगा, कोडोन जो होगा, वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। सेकंड इज अनएम्बिगुअस, इसका मतलब है कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, मोर देन 1 नहीं करेगा, है ना? एक को ही करेगा यूनिवर्सल, मोर देन 1 नहीं करेगा, इट इज अनएम्बिगुअस। एंड थर्ड इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, है ना? कंफ्यूजन हो कभी भी तो नंबर याद कर लो, 20 अमीनो एसिड 64 कोडोन्स है। एंड लास्ट इज कोमालेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। कोमालेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। उसके बाद क्या आएगा इसमें? कल पढ़ा था हमने तीनों का क्या क्या फंक्शन है। अच्छा, 64 कोडोन्स है ना हमारे, इसमें से 61 जो है वो तो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 आर स्टॉप कोडोन्स which are also called as nonsense codons because they don't make any sense, because they don't code for anything, there is no sense of them। लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेंस क्या है कि वो बताते हैं कि कहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हमें स्टॉप करना है, रुकना कहाँ है, वो स्टॉप कोडन्स बताते हैं। ठीक है, ये तीनों नॉन एग्जिस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? These 3 आर नॉन एग्जिस्टिंग, मतलब इनके अपोजिट के ये एंटीकोडोन्स नहीं होते हैं, यानी कि स्टॉप कोडोन्स कौन से हुए? जो इनका अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या होगा? यस, एनीवन? ए के अगेंस्ट क्या आएगा? यू। यू के अगेंस्ट इसमें ए के अगेंस्ट, यू के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, एंड सिमिलरली यहाँ पे। So these 3 are stop codons and these 3 are non-existing. Because जैसे ही इनमें से कोई आ जाएगा तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, हमने फंक्शन क्या देखा था? mRNA का क्या फंक्शन था? दिस द मेन थिंग जो कि ट्रांसलेट का बेस बनाता है, ट्रांसलेशन कराता है ना? mRNA जो बने ना डीएनए से, इसके अगेंस्ट ही प्रोटीन बनेगा, यानी कि कोडोन्स किस पे होंगे? mRNA पे। कोडोन कहाँ पर होंगे? mRNA पे। और tRNA पे क्या होंगे? एंटी कोडोन। क्या चीज? जैसे अगर ये कोडोन है तो ये इसका एंटी कोडोन है। सिंस दीज आर स्टॉप कोडोन्स तो इसके अगेंस्ट कोई tRNA नहीं आएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
समझ में आ गई? तो कोडॉन इस पे होंगे, एंटी कोडॉन इस पे होंगे, और ये क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर। ठीक है। आरएनए एक राइबोसोम में क्या क्या होता है? राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो इसकी दो यूनिट्स होती हैं, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स। अब ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसका मतलब क्या है? दे आर 3 साइड्स ऑन दिस। These are 3 sites on the ribosome, A, P और E site। ठीक है, अब हमें प्रोटीन बनाना है। यहां तक समझ आ गया सबको? यस, यू गर्ल्स स्टैंड अप प्लीज। हाँ जी, आप कॉर्नर पे। एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, सबको समझ आ गया ये? अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है। सबसे पहले हमें चाहिए एमआरएनए, फिर हमें चाहिए चार्ज्ड टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? इसको आप ऐसे लो, सपोज ये तो अपना सॉकेट है, जो स्विच नहीं लगाते अपन, स्विच बोर्ड, मोबाइल चार्ज लगाते हैं ना, तो सपोज दिस इज द स्विच बोर्ड। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड आएगा दैट इज वायर। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एडेप्टर। एक्सीलेंट बॉयज को ये तो पता ही है। चलो, सो चार्ज टीआरएनए बेसिकली एक्ट्स एज एन एडेप्टर, यानी कि वो दोनों को जोड़ने का काम करेगा। जो इन्फॉर्मेशन है कि हमें कौन सा प्रोटीन क्या सिंथेसाइज करना है, ये एमआरएनए पे दिया हुआ है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आएंगे बाहर से, हमारे पास अमीनो एसिड का पूल होगा, टीआरएनए उसको लेके आएगा। लेकिन टीआरएनए फ्री में तो नहीं लेके आएगा, उसको एनर्जी चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, मतलब फोस्फेट लगा के। इट इज अ वेरी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसलिए से बाबा प्रूफ रीडिंग होती है, बाबा करेक्शंस होती है, तो कहीं पे मिस्टेक ना हो, बिकॉज इट इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप कहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी? टीआरएनए को चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये ए साइट है, ये पी साइट, ये फिक्स रहती है इसकी, है ना। ये फर्स्ट वाली, ये वाली ए होगी, यही पी होगी, यही ई होगी। ई का मतलब है एग्जिट, जो यहाँ पर आ जाएगा वो एग्जिट करेगा। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो वेरी फर्स्ट टीआरएनए होगा, वेरी फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? एयूजी। ठीक है, एयूजी इज दी स्टार्ट कोडॉन। तो एमआरएनए पे कहीं पे एयूजी होगा, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। इसको रिकॉग्नाइज करके वहां से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, और इस एयूजी के अगेंस्ट जो टीआरएनए है वो आएगा। जो वेरी फर्स्ट टीआरएनए होगा ना, वो पी साइट पे आके लगेगा। क्या टीआरएनए जैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना? इज इट लुकिंग लाइक टीआरएनए? ठीक है, टीआरएनए में क्या डिफरेंट होता है? इसमें बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस होते हैं, और इंट्रा पेयर इसमें बॉन्डिंग्स होती हैं, इंट्राबेस बॉन्डिंग्स। ठीक है, इसलिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट होता है बाकी सब आरएनए से। ये भी तो एक आरएनए ही है, सेम ही डीएनए सीक्वेंस से बना हुआ है। ठीक है, तो टीआरएनए जो वेरी फर्स्ट होगा वो पी साइड पे होएगा, और यहाँ पे किसको लेके आएगा? ये जो चीज मैंने इस पे अटैच करी है ना, दिस इज अमाइनो एसिड। ये जो पोर्शन है यहाँ पे था कोडोन, और टीआरएनए पे क्या था? एंटी कोडोन। कोडोन को एंटी कोडोन ने रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे टीआरएनए आया, और टीआरएनए किसको लेके आया? अमाइनो एसिड को लेके आया। यानी कि देयर विल बी 61 डिफरेंट टीआरएनएज फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। टीआरएनए पे कौन सा एंटी कोडोन है, उसके अकॉर्डिंग उस पे क्या होगा? अमाइनो एसिड होगा। कर दिया हमने ट्रांसलेट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी एयूजी, एयूजी इज कोडिंग फॉर द मिथ्योनिन। दिस टीआरएनए, इसमें क्या सीक्वेंस होगी एयूजी की उल्टी? हाँ जी,
पूरा ही गया, UAC, ठीक है। तो मीथ्योनिन को लेकर आएगा और वो वहां पे अटक गया, वो यहाँ पे टीआरएनए था, मीथ्योनिन को लेके आया था। दिस वाज पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरी फर्स्ट टीआरएनए सिर्फ वही पी साइट पे आएगा। अब नेक्स्ट टीआरएनए जो होगा, अभी राइबोसोम क्या करेगा, एमआरएनए। ये किसके ऊपर मूव कर रहा है, ये कौन है, एमआरएनए, ठीक है। ये ऐसा होता नहीं है, डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया मैंने, ठीक है। ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए पे ये राइबोसोम ऐसे ऐसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, 5' टू 3' में। लेकिन दिस विल बी, ये किस फॉर्म में बनेगा, 3' टू 5' में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, जितने भी टीआरएनए आएंगे इनफैक्ट नेक्स्ट, वो सब कहाँ पे आएंगे, ए साइट पे। यानी कि सिर्फ जो फर्स्ट टीआरएनए है, फर्स्ट टीआरएनए विल बी एट पी साइट, रेस्ट ऑल एट ए साइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टीआरएनए फॉर एग्जांपल कुछ भी है, वो यहाँ पर आ जाएगा, टीआरएनए अपना अमाइनो एसिड लेके आ गया। पहले चार्ज हुआ, फिर ये ट्रांसफर मूव हुआ एमआरएनए, फिर टीआरएनए आया। अब इन दोनों प्रोटीन्स का आपस में बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी 2 अमाइनो एसिड। और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये और आगे चला जाएगा, और आगे जाने से क्या होगा, जब ये आगे खिसक जाएगा तो ये टीआरएनए ई साइट पर आ जाएगा और ये आ जाएगा पी साइट पे। सो ए साइट विल बी एम्प्टी। और जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये मीथेनिन इस टीआरएनए से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ से ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो ये टीआरएनए खाली हो गया, इट विल बी रीयूज्ड, रिसाइकिल्ड एंड ऑल। और ये जो बच गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 और 1, 2 अमीनो एसिड बच गए इस टीआरएनए पे। अब फिर तीसरा टीआरएनए यहाँ पे आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह से ये अमीनो एसिड की लंबी चेन बनती रहेगी, दे विल बी मल्टीपल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और लास्ट में क्या होगा, ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, तो जैसे ये राइबोसोम यहाँ पहुंचेगा, दे विल बी स्टॉप कोडॉन, तो उसके अगेंस्ट कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा। जो आपको बताया था ना, 3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनकी टीआरएनए है ही नहीं है, टीआरएनए आएगा ही नहीं, तो वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यस, रीड दी स्लाइड्स, पढ़ के देखो कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आर यू गेटिंग इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हमारे पास पहले हमने डीएनए से एमआरएनए बनाया, अब एमआरएनए में हमारे पास कोडॉन वाली लैंग्वेज थी, उससे हमने टीआरएनए को चार्ज कर करके अमीनो एसिड की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। जब भी हमें सीक्वेंस दी गई थी एमआरएनए में, उसके अगेंस्ट हमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस बना दी, मतलब प्रोटीन बना दिया। ये देखो, ये टीआरएनए है, अमीनो एसिड में जुड़ गए, दीज आर अमीनो असाइल टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए। ये फिर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट ना, स्मॉल और लार्ज यूनिट्स है, 5' डायरेक्शन है। इसमें ये जैसे मूव कर रहा है, देखो ये मूव करके आगे पहुंच गया, एमआरएनए पीछे रह गया, और ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनती जा रही है, ठीक है। अब हमने ये डिस्कवर कैसे किया था कि कितने कोडॉन्स होते हैं, हमें क्या पता 3 का ही पेयर बनता है, क्या पता 2 का बनता हो, 4 का बनता हो। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। हमने क्या किया, एक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड लिया जिसमें सिर्फ यूरासिल था, और उसको हमने जब पेप्टाइड में कन्वर्ट किया तो ये बना,
फिनाइल 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 फिनाइल। ठीक है, तो हमने यू के नंबर गिन लिए, कितने नंबर थे और उससे कितने फिनाइल बने। ये देखो, पोली ए किया हमने तो इससे लाइसिन बना, पोली सी किया तो प्रोलिन बना, पोली जी किया तो ग्लाइसिन बना, और कितने बने, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। हरगोबिंद खुराना प्रिपेयर सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैविंग डिफरेंट बेस सीक्वेंस। इस तरह से हमने सबकी अमीनो एसिड सीक्वेंस मेजर करी। हम क्या करते थे, कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड ले लेते थे, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता था, रॉ मटेरियल देते थे हम आर्टिफिशियल असेंबली में, उससे फिर उसके बाद जो प्रोटीन बनता था उसको हम चेक करते थे कौन सा प्रोटीन बना है। तो इस तरह से हमने डिकोड किया कि कौन से कोडोन से कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। ये देखो, फिर हमने ये पूरा चार्ट बना लिया ऐसे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे कि UCAG है ना, फिनाइल किस किस से मिलके बना है, U से क्या बनेगा, फिनाइल, UCU से क्या बनेगा, सेराइन, UAU से क्या बनेगा, टायरोसिन, लाइक दिस। दिख रहे हैं, 61 कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड। ठीक है, so start codon is AUG and stop codons are UAA, UAG and UGA. These are features of genetic code: degeneracy, unambiguity, universality and absence of punctuation. Now yes, roll number 250. Please stand up. What do you mean by degeneracy of genetic code? Seriously? Who all agrees with this? Yes, you stand up. What is degeneracy of genetic code? Anyone? किस किस को पता है? हाँ जी बोलो. For one amino, this is called as degeneracy. Excellent. And what is unambiguity? देखो, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सटर्नल के सामने इसका आंसर गलत किया तो आप फेल हो, इसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। बहुत कॉम्प्लिकेट चीज अगर आपको नहीं आती है तो इतने स्ट्रिक्ट भी, इतना कोई जल्लाद नहीं होता मेडिकल फील्ड में कि तुम्हें फेल ही करे। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर फेल करना ही पड़ेगा ना। फिर जो पढ़ रहे हैं उनका पढ़ने का क्या फायदा हुआ। बैठो दोनों बच्चे, समझ रहे हो। अगर पास होना है तो कॉम्प्लिकेट चीज मत पढ़ो चाहिए, लेकिन जो बेसिक्स है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसमें गड़बड़ हुई तो फिर इंटरनल्स भी नहीं हेल्प करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं पढ़ा रही हूँ और तुम पढ़ नहीं रहे हैं। Only tryptophan and methionine have a single codon each. All other amino acids are encoded by more than one codon. This is called as degeneracy. Unambiguity. A given codon codes for one specific amino acid only. This is known as unambiguity. Why is it so? It ensures correct translation of genetic information. अगर एक कोडोन एक से ज्यादा को कोड करेगा तो सोच के देखो, टीआरएनए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अब मैं किसको लेके आऊँ, किसको बुलाना चाह रहा है। मान लो 2 बच्चों का 1 रोल नंबर हो जाए तो कौन आएगा फिर, है ना। एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा लेकिन सेम नाम हो सकते हैं। समझ गए। यूनिवर्सलिटी, सभी ऑर्गेनिजम्स में, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, बकरी, सब में एयूजी ही स्टार्ट कोडोन है, सब में वो मिथनिन ही कोड करे, यूनिवर्सलिटी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शन है कुछ। AUA इज कोडोन फॉर मिथनिन इंस्टेड ऑफ ल्यूसिन। माइटोकॉन्ड्रिया में तो खुद का भी डीएनए होता है, यू नो दिस, है ना, जो मदर से डॉटर में ट्रांसफर होता है, जो सर्कुलर होता है, और उसका खुद का अलग राइबोसोम होता है जो कि होता है 55S। ठीक है, तो हाँ 55S ही होता है। आप शायद प्रोकैरियोट में पहुंच गए होंगे ना, तो 55S होता है उसमें, लेकिन इसके भी प्रोटीन सिंथेसिस बाहर से ही होके आते हैं। ठीक है।
एब्सेंस ऑफ पंचुएशन हमने देख ही लिया, कोई पंचुएशन कोमा कुछ भी नहीं है, वो ट्रिपलेट में ही रीड करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा जो रीडिंग पार्ट है वो। देखो इट कंप्राइजेस ट्रांसक्रिप्शन हमने कल कर ली थी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमने पढ़ लिया, टीआरएनए एक्ट एज एन एडेप्टर, ये एक्चुअल में टर्म है, मेडिकल टर्म, यू कैन यूज दिस, टीआरएनए एक्ट एज एन एडेप्टर, ठीक है। देन हमने ट्रांसलेशन करी, नाउ देयर आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। Look, read it. The amino acids are incapable of recognizing the codons to the mRNA. Amino acid को क्या पता मुझे कहाँ जाना है? Therefore, adapter molecule is required, which can recognize the amino acid as well as the codon present on mRNA. Adapter क्या करता है? हमारे स्विच बोर्ड से भी करंट ले रहा है और उसको मोबाइल में ट्रांसफर भी कर रहा है। सेम टीआरएनए क्या कर रहा है? टीआरएनए पे एंटी कोडोन है जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है कोडोन को, प्लस वो अमीनो एसिड को भी लेकर आ रहा है। देखो कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3, एडेप्टर आया, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 लग गया, ठीक है। कोडोन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यस, लास्ट स्टूडेंट, सेकंड, प्लीज स्टैंड अप। अब लास्ट में तुम ही हो, सेकंड भी तुम ही हो, तो प्लीज स्टैंड अप। हाँ, तो इस पिक्चर में मुझे बताओ एंटी कोडोन कहाँ प्रेजेंट होगा? लाइक इस फर्स्ट वाले में, यहाँ पे या यहाँ पे, brown, orange or this circular? Where will anticodon be present? Everyone else keep quiet. हाँ जी, loud. अमीनो एसिड पे प्रेजेंट होगा ना एंटीकोडॉन? एक्सीलेंट बेटा, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। यस, किस किस को पता है एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? एडेप्टर मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होगा। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लिक एसिड पर, है ना, एमआरएनए पे होगा। एडेप्टर पे क्या होगा? एंटीकोडॉन, उसके अगेंस्ट आएगा अमीनो एसिड। सिट डाउन। तो जब टीआरएनए बना था, मॉलिक्यूल किससे बना था? डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन से, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही बन के निकला था, ऐसे टी की फॉर्म में बन के नहीं निकला था। लेकिन बाद में इसमें क्या होगी? इंट्रा बेस पेयरिंग होगी, मॉडिफाइड बेसिस, ये जो बेस है ये मॉडिफाइड, यूरासिल की जगह कौन सा है? डाईहाइड्रो यूरासिल, यूरिडिन की जगह क्या है? स्यूडो यूरिडिन, है ना। और दिस इज एंटीकोडॉन लूप, इस तरह से प्रेजेंट होता है तो वो सीक्वेंस ही ना, जो एमआरएनए पे सीक्वेंस है और जो टीआरएनए पे सीक्वेंस है, दोनों ही तो न्यूक्लियोटाइड से तो मिलके बने हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, तीनों चीजें डीएनए से तो बनी है और उनकी लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड वाली ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? उनकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। मैंने बताया था ना आपको कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद मॉडिफिकेशन आएंगे, जैसे मिथाइलेशन होगी, एसिटाइलेशन हो गई या इंट्राबेस पेयरिंग होगी। इसकी वजह से क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। या तो फंक्शनल ग्रुप चेंज करो, या स्ट्रक्चर चेंज करो, या ओरिएंटेशन चेंज करो। तीनों चेंज करने से क्या होगा? उस मॉलिक्यूल का, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो टीआरएनए में जो मॉडिफिकेशन हुई है, मॉडिफाइड बेसिस और इंट्राबेस पेयरिंग, देखो ये पेयर बना रहे हैं आपस में, इसकी वजह से इसका फंक्शन चेंज हो गया। तभी तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स है, तभी तो इसमें भी कोडॉन है और इसमें एंटीकोडॉन है। गॉट इट? एंड दिस लूप एक्ट्स एज एंटीकोडॉन, ये आपको याद रखना है। कभी भी टीआरएनए पे कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम बना के आना है, इसे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइन बना के ये लेबल आपको सब करनी है। एक्सेप्टर आर्म वो होती है जहां पे अमीनो एसिड बाइंडिंग होती है, एंड ये होती है एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। और जो हमारा जो बनता है अमीनो एसिड, वो बनता है एन डायरेक्शन टू सी डायरेक्शन। नेट अमीनो एसिड में क्या क्या होता है? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बीच में एक कार्बन होता है, उसमें आर ग्रुप होता है और हाइड्रोजन लगा होता है। एक जगह लेफ्ट साइड अमीनो एसिड होता है, राइट साइड क्या होता है? COO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एन ग्रुप से सी ग्रुप जो होता है वो फॉर्मेशन होती है हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसमें 5 to 3 डैश है, और पेप्टाइड कैसे बनेगा? N to C डायरेक्शन। यस, यू स्टैंड अप प्लीज। हाँ, हाँ जी, आप, हाँ आपके पीछे, हाँ।
तो क्या डायरेक्शन होती है पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन की, चेन फॉर्मेशन की? एन क्या होता है? अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड का पार्ट होता है, वो तो मुझे भी पता है। कौन सा पार्ट होता है बेटा अमीनो एसिड का? अमीनो ग्रुप होता है। और सी में क्या होता है? कार्बोक्सिल। सिट डाउन। Amino acid is attached to the 3' end of the tRNA. Since tRNA is also न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तो उसमें 5 और 3' एंड होते हैं। तो कौन से एंड पे लगेगा? 3' एंड पे। अच्छा, और ये रिएक्शन बनेगी कैसे? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यानी कि टीआरएनए अलग था, अमीनो एसिड अलग था। टीआरएनए अपने एंटीकोडोन के हिसाब से अमीनो एसिड को लेकर आया, तो दोनों ज्वाइन हुए तो सिंथेटेज। ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इज द एंजाइम। ये है अमीनो एसाइल टीआरएनए। देखो, अमीनो एसिड था, टीआरएनए के 3' एंड पे बना। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एन ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप टीआरएनए से अटैच हो गया। अब जब नया टीआरएनए आएगा, है ना, सपोज यहाँ पे पी साइट है और यहाँ पे ए साइट है। ए साइट पे नया टीआरएनए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और वो आके फिर इस अमीनो एसिड से यहाँ से टूट जाएगा ना, ये लिंक बनाएगा। तो किस फॉर्म में? एन टू सी डायरेक्शन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। वोवल का मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे हमने बोलते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं सारे कोडोन्स, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ए यू जी है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मोस्टली फिक्स होती है। जो थर्ड होता है ना, वही ज्यादातर चेंज होता है। इस थिंग को वोबल कहते हैं, क्योंकि थर्ड को चेंज होता रहेगा तभी तो 61 कोडोन्स बनेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ द थर्ड बेस इज नॉट सो प्रिसाइज, इज कॉल्ड एज वोबल इन बेस पेयरिंग। Write down the last line. Vowel prevents error in translation. It is not in your books, maybe. So, vowel prevents error in translation. Vowel prevents error in translation. बस इतना ही काफी है, एक ही लाइन लिख लो। ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में भी था इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, सेम ट्रांसलेशन में भी होता है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब जब फर्स्ट टीआरएनए आया, एलोंगेशन मतलब जब मल्टीपल आया और प्रोटीन बॉन्ड्स आपस में बने, एंड टर्मिनेशन इज रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जब रिलीज फैक्टर आ जाता है। सो हम राइबोसोम देखा था, एमआरएनए था, फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए था, जीटीपी, एटीपी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, ईआईएफ में होता था, ईआईएफ रिकॉग्नाइज करता है कहां से स्टार्ट करना है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है शुरू में, यानी कि स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम में लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम आके अटैच करते हैं एमआरएनए पे, और साथ में होता है वो इनिशिएशन फैक्टर। तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। After initiation, the P site is occupied by the first amino acid methionine and A site is vacant, because जो सिर्फ फर्स्ट टीआरएनए है वही P पे आएगा, बाकी सब कहाँ पर आएंगे?
ए साइट पे। Write down the term polyribosome. It is given in your books. Polyribosome का मतलब क्या है कि जब एक बड़ी यूनिट ट्रांसलेट होने लगती है तो मल्टीपल राइबोसोम्स भी उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स बनती रहेंगी जो कि बाद में एड ऑन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड, दैट असेंबली इज कॉल्ड एज पोलिसोम। Write down several ribosomes can translate the mRNA simultaneously. Several ribosomes can translate the mRNA simultaneously. It is called as polyribosome or polysome. Done? ये देखो, एक ही mRNA है 5' to 3', उस पे 3 राइबोसोम बने हुए हैं। दिस असेंबली इज कॉल्ड एज पोलिसोम। सिंपल। नाउ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। लिखो स्टेप्स इन ट्रांसलेशन, हेडिंग दो स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। नंबर 1 पॉइंट इनिशिएशन, नंबर 1 पॉइंट इनिशिएशन, नंबर 2 पॉइंट एलोंगेशन, नंबर 2 एलोंगेशन। सब बच्चे लिखो ये चीज जो मैं बता रही हूं, आपको आंसर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जब ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 एलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन, नंबर 4 लिख लिया, 3 तक लिख लिया। नंबर 4 ट्रांसलेशन रेगुलेशन, ट्रांसलेशन रेगुलेशन। कल हमने देखा था ना, एनहेंसर एलिमेंट है वो हार्मोन से किसी चीज से इफेक्ट होता है, देखा था। ऐसे ही ट्रांसलेशन किससे होता है, स्ट्रेस से इफेक्ट होता है। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा, इसमें लिखो स्ट्रेस ब्रैकेट में मिसफोल्डेड प्रोटीन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, स्ट्रेस के ब्रैकेट में लिखो मिसफोल्डेड प्रोटीन कोमा डबल स्ट्रैंडेड DsRNA कोमा वायरल इन्फेक्शन एरो, इट एक्टिवेट्स काइनेजेस। कोई भी स्ट्रेस आ गया, किसी भी तरह का स्ट्रेस, DsRNA किस में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है ना। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने में तो ऐसे होता है। DsRNA आ गया या मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो इससे क्या होगा, इट विल एक्टिवेट काइनेजेस। काइनेज से काइनेटिक वर्ड डेपिक्ट होता है। काइनेटिक का मतलब होता है फोस्फेट ऐड करना। क्या करेगा, दिस काइनेज विल डू फॉस्फोराइलेशन, वेरी गुड, फॉस्फोराइलेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, और ये ट्रांसलेशन को हैम्पर कर देगा। अगर इनिशिएशन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ट्रांसलेशन नहीं होगी। EIF2 फॉस्फोराइलेशन ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 लिख लिया सबने। नंबर 5th पॉइंट इज प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है। अब प्रोटीन तो बन गया, जैसे हमारे पहले आरएनएस बन गए थे, उसमें ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुई थी, है ना। कोई बेस आके लगा था, मॉडिफाइड बेस हुआ था, इंटर बेस पेयरिंग हुई थी, इससे उसका फंक्शन डिसाइड हुआ। ऐसे जब प्रोटीन बनता है वेरी फर्स्ट टाइम, जो उसको कहते हैं नेसेंट प्रोटीन, ठीक है। अब नेसेंट प्रोटीन को मैच्योर करने के लिए उसमें क्या होती है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस।
सबसे कॉमन होते हैं फोल्डिंग्स, बीटा शीट्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स पढ़ते हैं ना हम प्रोटीन्स में, उनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो क्या डिसाइड करता है, उसके फंक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, तो सब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है, वो किस तरह से फोल्ड होगा, ये इंफॉर्मेशन भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में दी होती है। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ क्या लिखा है आपने अभी, प्रोटीन फोल्डिंग डन बाय चैपरोन्स, CHAPERONS, चैपरोन्स, CHAPERONS, और ब्रैकेट में लिखो इसका चैपरोन्स का और नाम क्या है, हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन्स। सो प्रोटीन फोल्डिंग इज डन बाय चैपरोन्स प्लस अमाइनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग इंफॉर्मेशन किस में है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में है, और साथ में चैपरोन्स डिसाइड करते हैं हीट शॉक प्रोटीन। लिख लिया। नंबर 6 पॉइंट, प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग, ठीक है। अब जितने भी हमारे प्रोटीन्स बने हैं वो सब कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में। देखिए कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में जाने चाहिए, कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेल से बाहर भी जाने चाहिए, हॉर्मोन्स बनेंगे। कुछ प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, प्रोक्सिजोम में, एंडोप्लाज्मेटिक। तो ये कौन डिसाइड करेगा, हाउ इज इट डिसाइडेड, इट इज दिस मैसेज इज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अगेन। सो राइट डाउन प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब होता है कि कौन सा प्रोटीन किधर जाएगा, लोकेशन क्या है उसकी। इट इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, डन बाय sequence of amino acids. And last is co and post translation modifications, co and post translational modifications। इसमें लिखो नंबर ए ट्रिमिंग, को एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में नंबर ए इज ट्रिमिंग, TRIMMING, ट्रिमिंग मतलब काटना। इट इज डन बाय एंडोपेप्टाइडेसिस, एंडोपेप्टाइडेसिस, सॉरी एंडोप्रोटिएसिस, एंडोप्रोटिएसिस। ठीक है, बी पार्ट लिखो कोवलेंट अटैचमेंट्स, कोवलेंट अटैचमेंट्स। इसमें लिखो आप कोवलेंट अटैचमेंट्स में ये सब फटाफट लिख लो, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, कोई भी चार लिख लो। कोवलेंट अटैचमेंट्स, बी ए पार्ट ट्रिमिंग लिख लिया, बी पार्ट इज कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन कोई भी चार लिख लो इनमें से, लास्ट वाला मत लिखे ना, एनी अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप। चार ग्रुप्स के नाम पता होने चाहिए। लिख लिया, phosphorylation, glycosylation, hydroxylation, carboxylation, done. Now C part, protein degradation, protein degradation। अभी नेक्स्ट क्लास क्या है आपकी, डी होल, ठीक है। लिख लिया, लास्ट में क्या लिखा, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये होता है यूबिक्विटीन से, ब्रैकेट में लिखो UBIQUITIN, यूबिक्विटीन सिस्टम होता है, यूबिक्विटीन पूरा बहुत वास्ट होता है, आपको बस नाम पता होना चाहिए, यूबिक्विटीन सिस्टम। अगर मैंने आपको ECM पढ़ाया तो उसमें हम पढ़ेंगे यूबिक्विटिनेशन। पूरा प्रोग्राम प्रोसेस होता है टू डिस्ट्रॉय द प्रोटीन और टू डिग्रेड द प्रोटीन। वाई, हम क्यों करना चाहेंगे ऐसा, कोई गलती से गलत प्रोटीन बन गया, गलत सीक्वेंस आ गई, कुछ आ गया जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अल्जाइमर्स डिजीज किससे होता है, अल्जाइमर्स डिजीज, इज इट इन्फेक्शन, इज इट वायरल, इट इज बैक्टीरियल, नो, इट इज ओनली अ मिसफोल्डेड प्रोटीन, टाउ प्रोटीन। सोचो किसी को अल्जाइमर्स कर सकते हैं, है ना,
कितनी सीरियस डिजीज होती है, ठीक है।